बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार। हम चर्चा कर रहे हैं बेटा यहाँ पर ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी की शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा अरिहंत की तरफ से आपके लिए ज्योग्राफी की जो बच्चों स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार। हम चर्चा कर रहे हैं बेटा यहाँ पर ज्योग्राफी। बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस
हेलो, 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 हेलो। क्या अब सही है साउंड? अब सही है साउंड? अब सही है साउंड, जरा बताएं। अब साउंड सही है बेटा? हेलो, हेलो। अब साउंड सही है ना? हेलो। अब सही है साउंड, जरा बताएं मुझे। चर्चा करना चाहूंगा अरिहंत की तरफ से आपके लिए ज्योग्राफी की जो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस अरिहंत में मैं अमित कुमार। अब ठीक है। चलिए तो बात की करते हैं, चलिए दोबारा वो डिस्कशन कर लेते। अब बिल्कुल सही है ना? चलिए तो दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं पहले प्रश्न पर दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। बेटा पहला प्रश्न आपसे यह पूछा गया था कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा की बात करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न 2011 में आपसे पूछा गया था। तो उस दौर में हम देखेंगे तो चीनी भाषा का प्रथम स्थान था। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आपके इंग्लिश ने स्थान ग्रहण कर लिया है और चीनी जो भाषा है वो दूसरे स्थान पर आई है। ठीक है, आइए अब आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, ये बताइए। हिंदी है, अंग्रेजी है, मंदारिन है या स्पेनी होनी चाहिए। क्योंकि ये प्रश्न बेटा 1999 में पूछा गया था, और जब 1999 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया तो उस कंडीशन में तो आंसर आपका मंदारिन ही होगा, क्योंकि इसी को हम चीनी भाषा भी बोलते हैं। लेकिन अब तो प्रश्न हमसे वर्तमान में पूछा जाएगा, और अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो आपका वर्तमान में आंसर क्या होगा? इंग्लिश वर्तमान में आंसर होगा, लेकिन 1999 के अनुसार आपका आंसर सी आंसर होगा। जरा मुझे एक बार बिल्कुल क्लियर कर दे बेटा, अब साउंड इशू तो नहीं है, जरा जल्दी से बताएंगे कि साउंड बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए तो व्याख्या की बात करेंगे तो व्याख्या क्या है आपका? सी बिल्कुल सही आंसर है। और प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन है, जो चीन की राजभाषा है। वर्तमान में देखा जाए तो 2023 में मंदारिन विश्व में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है, जबकि पहली भाषा की बात करेंगे तो वो भाषा कौन सी है? आपकी इंग्लिश भाषा आती है। हाँ बेटा, वर्तमान में इंग्लिश है रावत जी, बिल्कुल बेटा। अगला प्रश्न आपसे आईएएस प्री 2003 में आपसे पूछा गया है कि विश्व में निम्न भाषाओं में से किस एक भाषा में सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं? तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कि प्रश्न का आंसर बंगाली होना चाहिए, फ्रांसीसी होना चाहिए, जापानी होना चाहिए या आपका पुर्तगाली होगा। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर, सटीक जवाब दीजिए क्या हो सकता है। जी जल्दी से फटाफट आंसर दें जी। तो जल्दी से बताएंगे क्योंकि प्रश्न वही आ गया 2003 का है, और 2003 के अनुसार अगर देखा जाएगा तो 2003 के अनुसार बोला जा रहा है कि विश्व में निम्न भाषाओं में किस एक भाषा में सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं। तो सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति कौन है, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल 2003 के अनुसार तो हम इस ऑप्शन में बंगाली ही लगाएंगे, क्योंकि बंगाली ऑप्शन में आता है जिसका स्थान इस क्रम के अनुसार आता है, जिसकी चर्चा हमने अभी कुछ देर पहले की थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो आंसर आपका फिलहाल इसका इंग्लिश ही रहेगा। तो दो व्याख्या में भी आंसर यही है, लेकिन ये चर्चा 2003 के अनुसार बोली जाएगी, क्योंकि वर्तमान में फ्रेंच पांचवी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में आती है, जिसमें बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 27.41 करोड़ के आसपास है। बंगाली सातवीं सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में आती है, और यहां पर अगर हम फ्रेंच देखें तो यहां पर फ्रेंच दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वर्तमान में वो क्या बनेगा? फ्रांसीसी बनेगा। लेकिन प्रश्न हमसे 2003 में पूछा गया है। हाँ बेटा बंगाली है, लेकिन ये प्रश्न हमसे 2003 में पूछा गया है, तब तो बंगाली रहेगा, क्योंकि बंगाली वर्तमान में आप देखेंगे सातवीं भाषा है, जबकि फ्रेंच ऑप्शन में देखा तो पांचवी भाषा में आती है। भाई पुर्तगाली का स्थान देखेंगे तो नौवीं सबसे बड़ी भाषा है,
और जापानी वर्तमान में 13वीं सबसे बड़ी भाषा है लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। इसी बात पर अगला प्रश्न आपसे है, आईएएस प्री 2005 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल एक प्रमुख भाषा है, वो कहां की है? ऑप्शन है आपके सामने, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, मॉरिशस है, या आपका सिंगापुर होगा। तो जल्दी से जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। तमिल को लेकर एक प्रश्न और बनता है कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है जो वर्तमान में जीवित भाषा है? तो यह प्रश्न भी आपसे यहां बनता है। तो विश्व में सबसे ज्यादा देखे जाए प्राचीन भाषा जो वर्तमान में जीवित है, तो वो यही भाषा है आपकी तमिल भाषा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा आपका? सिंगापुर इज द राइट आंसर। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो व्याख्या बिल्कुल सही आंसर क्या है आपका? डी है। भाई सिंगापुर तमिल में एक प्रमुख भाषा है। सिंगापुर को सिंहों का नगर भी कहा जाता है। में अनेक धर्मों के विश्वास रखने वाले विभिन्न देशों की संस्कृति, इतिहास और भाषा के लोग जो हैं एक साथ मिलकर रहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ चीनी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रचलित हैं, परंतु तमिल भाषा अधिकांश जनसंख्या बोलने जाने वाली प्रमुख भाषा के तौर पर इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे बनता है, जो प्रश्न आपसे आईएएस प्री 2005 में पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? स्पेनिश राजभाषा किसकी नहीं है? जब हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी पिछली क्लास में, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि स्पेनिश भाषा किन किन देशों के तहत आती है। तो जरा बताएंगे। ऑप्शन है आपके सामने, चिली, कोलंबिया, कांगो गणराज्य या क्यूबा इसके अंतर्गत आंसर होना चाहिए। तो फटाफट देंगे आंसर कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। भाई स्पेनिश भाषा की बात करें तो स्पेनिश हिंदी यूरोपियन भाषा परिवार की बोली जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से देंगे आंसर कि प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, और 5 का आंसर दिया रावत जी ने। 5 का आंसर दिया है सी, कांगो गणराज्य। बिल्कुल सही आंसर पहचाना, क्योंकि कांगो गणराज्य की बात करें तो यहाँ की ये भाषा नहीं है, क्योंकि यहाँ की अगर भाषाओं में बात करेंगे तो चिली, कोलंबिया, क्यूबा जो आपकी स्पेनिश भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक, तो यहां देखा जाए तो व्याख्या देखेंगे तो सी बिल्कुल सही है। कांगो गणराज्य की भाषा क्या है? स्पेनिश भाषा नहीं आएगी, क्योंकि आधिकारिक भाषा जो है वो कैसी है आपकी? फ्रांसीसी है। चिली, कोलंबिया, क्यूबा की राजभाषा स्पेनिश भाषा है। स्पेनिश हिंदी यूरोपियन परिवार की बोली जाने वाली भाषा है। विश्व भर में देखा जाए तो 54.8 करोड़ लोगों के द्वारा स्पेनिश बोली जाती है। स्पेनिश भाषा बोलने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्पैनिक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? हिस्पैनिक नाम से उनको जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे बनता है, ये बेहतरीन प्रश्न है। बिहार पीसीएस प्री में ये 2 बार आपसे पूछा गया है। 1992 और 1996 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न कह रहा है एस्पेरांटो कहाँ की भाषा है? क्या है ये? लैटिन अमेरिका का सर्वोत्तम पर्वत है ये, स्पेन का बंदरगाह नगर है, एक खेल का नाम है, यह विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। तो जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या है? फटाफट दीजिए आंसर, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आया? डी आया। बिल्कुल सही आंसर। एस्पेरांटो की अगर हम बात करें तो ये एक कृत्रिम भाषा है। इसके अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या निकलता है, तो इसका अर्थ निकलता है आशा रखने वाला। इसका अर्थ क्या निकलता है? आशा रखने वाला इसका सटीक अर्थ निकलता है। अब इसकी बात की जाए तो ये भाषा जो है ये एक कृत्रिम भाषा है, जिसका विकास देखा जाए तो लगभग एक प्रकाशित भाषा थी। पुस्तक है 1887 में प्रकाशित हुई है। उस पुस्तक में इस सब भाषा का पहली बार प्रयोग किया गया। अब बात आती है ये किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो एल जेमन हॉफ के द्वारा इस भाषा का कृत्रिम तौर पर प्रयोग किया गया। तो प्रश्न का सही आंसर आपका क्या है? डी है, क्योंकि एस्पेरांटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई क्या है? ये
कृत्रिम भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। इस भाषा का विस्तार देखा जाए तो प्रसिद्ध विद्वान एल जेमेन हॉप ने किया था और इस भाषा का प्रयोग उत्तरी स्पेन में किया जाता है। इस भाषा की पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी वो 1887 में प्रकाशित हुई थी और अभी मैंने बताया था कि इसका अर्थ क्या होता है, आशा रखने वाला जो होता है, इसका सेंस और अर्थ निकल कर आता है। आइए अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है। नीचे अमेरिका का एक मानचित्र है। इस मानचित्र में ये वाला हिस्सा आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला हिस्सा जो आ रहा है ये आपका ये मिडिल अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका का हिस्सा है। अब इसमें कह रहा है उसमें छायांकित 1 और 2 संस्कार, ये 1 और 2 संस्कार इनकी बात कर रहे हैं। 1 और 2 संस्कार, तो एक कौन सा है भाई, एक आपका ये रहा, 2 कौन सा है, 2 आपका ये वाला है संस्कार। बिंदु अंकित 3 संकेत, 3 कौन सा है, 3 ये डॉट डॉट वाला है और डॉट डॉट वाला 3 किसको प्रेजेंट कर रहा है, एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाले हिस्से को प्रेजेंट कर रहा है। और निरंक 4 में बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम बताइए और चौथे नंबर पर जो ब्लैंक है आपका ये वाला हिस्सा इसके अंतर्गत आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। जैसे नंबर 1 और 2 की बात करेंगे तो नंबर 1 का ये वाला हिस्सा कनाडा के आसपास का हिस्सा है और नंबर 2 की बात करेंगे ये वाला हिस्सा आपका ब्राजील का एरिया ज्यादा कवर हो रहा है। तो जल्दी से बताइए, अब हम देख सकते हैं कनाडा के आसपास और ब्राजील के आसपास कौन सी भाषाएं ज्यादा बोली जाती हैं। तो फटाफट देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का रावत जी का आंसर आया 7 का सी आंसर। देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 1 और 2 की, तो 1 और 2 में आप यहां पर आएंगे और इस जगह आएंगे तो यहां ज्यादातर जो भाषा बोली जाती है वो आपकी स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंच और आपकी पुर्तगाली भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो पहले में तो फ्रेंच और पुर्तगाली आना चाहिए और फ्रेंच और पुर्तगाली जो आ रहा है वो आपका सी में ही आ रहा है। तो बिल्कुल राइट आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या रहेगा आपका, सी बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आइए बात को जरा समझते हैं। तो व्याख्या में देखेंगे तो सी बिल्कुल सही आंसर है कि मानचित्र में देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4 में रेखांकित क्षेत्र में बात करें तो फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा से संबंधित क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंच फ्रांस की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है और इसके अतिरिक्त 28 देशों की भी आधिकारिक भाषा के तौर पर इसको जाना जाता है, जिनमें मुख्य देश आपके आप देखेंगे पुर्तगाली, मूल रूप से पुर्तगाली भाषा के तौर पर जाना जाता है। और पुर्तगाल के अतिरिक्त अगर देखेंगे तो ब्राजील हो गया, अंगोला हो गया, वेनेजुएला हो गया और मोजाम्बिक आदि की भाषाएं भी इसी तरह बोली जाती है, यही भाषा बोली जाती है। इसी तरह देखेंगे स्पेनिश स्पेन की आधिकारिक भाषा है जो आपकी अर्जेंटीना, चिली, दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, बोलीविया, पनामा, वेनेजुएला आदि देशों में बोले जाने वाली भाषाओं में एक प्रमुख स्थान ये अपना रखती है। इसी तरह अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी ब्रिटेन की आधिकारिक भाषा है और राष्ट्रमंडल देशों में ये आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग इसको किया जाता है। राष्ट्रमंडल देशों का मतलब ऐसे देश जहां पर अंग्रेजों ने पहले कभी शासन किया हो, उन देशों को राष्ट्रमंडल के दायरे में रखा जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए आया, बेहतरीन प्रश्न, हाल फिलहाल का प्रश्न है। यूपी ROARO 2021 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जरा बताइए। कि भाषा दी हुई है, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं आपको, डेनिश डेनमार्क, डच नीदरलैंड, मंदारिन चीनी भाषा, यह भाषा थाईलैंड। तो जरा बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है वह ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया हुआ है। फटाफट दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलेंगे सभी साथियों तक जिनको निकालना है प्रीलिम्स और ज्योग्राफी में अगर स्कोर अच्छा करना है तो जरूर जुड़ेंगे डेली रात्रि 8 बजे आपके लिए प्रस्तुत होऊंगा हर दिन। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा। भाई रावत जी ने आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 8 का डी। और देखते हैं बाकी बच्चे क्या क्या आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे।
तो देखिए बात को जरा समझते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्योंकि डेनिश डेनमार्क है, डच नीदरलैंड है और मंदारिन हमने बहुत देर से इस पर चर्चा भी करी है, ये चीनी भाषा के अंतर्गत आएगा। अब थाईलैंड की बात करें तो भाषा यहाँ की भाषा नहीं है, बल्कि भाषा की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा को हमने यहाँ पर जोड़ा गया है कि भाषा और देश का नाम दिया गया है। तो ये भाषा कहाँ की है? इंडोनेशिया की। कहाँ की है बेटा? इंडोनेशिया अगर यहाँ लिख दिया जाए तो ये आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा। और आपसे पूछा, हाँ इंडोनेशिया की, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। और ये आधिकारिक भाषा है वहां की, एकमात्र आधिकारिक भाषा के तौर पर इसको जाना जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा आपका? डी आंसर है। बाकी ऑप्शन बिल्कुल सही मैच किए गए हैं। तो देखिए व्याख्या पर अगर हम आए तो दिए गए युग्मों में देखिए डी ही सही मैच नहीं होता। यहां पर देखें तो भाषा थाईलैंड की नहीं बल्कि कहां की भाषा है? इंडोनेशिया की एकमात्र आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसको जाना जाता है, जबकि मलय भाषा की मानक भाषा के प्रयुक्त तौर पर आधारित है। डेनिश डेनमार्क डच नीदरलैंड और मंदारिन चीन भाषा से संबंधित है, जो ऑप्शन आपको बिल्कुल सही और सटीक मैच कर हुए है। आइए बड़ा बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। यूपी आरओ एआरओ 2016 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। एक तरफ कथन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका कारण दिया हुआ है, और आजकल ऐसे प्रश्नों का ही चलन शुरू हुआ है। तो जरा देंगे इस प्रश्न का सही आंसर। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता पाई जाती है। कारण दिया हुआ है, पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके सामने कथन और उसका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, कौन सा सही बैठेगा? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, और ये गलत है, आर आपका सही है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है जी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखते हैं। 9 का आंसर आ गया, खुशी ने आंसर दिया था पिछले क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही और सटीक आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर दिया कि सर ए तो सही है, परंतु आर जो है वो व्याख्या के तौर पर देखा जाए तो व्याख्या के तौर पर यह आंसर बिल्कुल गलत बैठता है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? सी होगा कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जाति विविधता पाई जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही और सटीक बैठती है। लेकिन पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। भाई पूर्वी तौर पर देखा जाए तो अफगानी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, पूर्वी पंजाबी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, पश्चिमी पंजाबी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, दक्षिणी भाषा का भी प्रयोग है, सिंध भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम ये देख सकते हैं बहुत सारी भाषाओं का इस जगह प्रयोग किया जाता है, सामान्य तौर पर इसी भाषा का यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, ये सही तौर पर प्रयोग किया गया है। तो यहां पर देखा जाए तो बिल्कुल सही आंसर क्या है आपका? सी आंसर बनता है, क्योंकि ए सही है और आर आपका यहाँ पे क्या है बेटा? गलत है। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता मिलती है। उत्तर पश्चिमी भाग में देखा जाए पख्तूनी, पश्चिमी भाग में अफगानी, पूर्वी भाग में पंजाबी, दक्षिणी भाग में देखा जाए बलूची, दक्षिणी पूर्वी भाग में देखा जाए सिंधी जाति के लोग निवास करते हैं, जो पाकिस्तान की निर्जातीय विविधता के तौर पर बेहतरीन तरह से उनको दर्शाते हैं। इसी तरह अगर देखेंगे तो उर्दू पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है। साथ के लोगों की बात करें तो ये इन तरह की भाषाओं का भी और प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उर्दू वर्तमान में विश्व में 10वीं सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में अपना एक विशेष स्थान रखती है। तो प्रश्न का सही आंसर जो बना वो आंसर आपका सी रहेगा। अब हमारे सामने नया टॉपिक शुरू हो गया है और टॉपिक का नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण वृद्धि और जनसांख्यिकी संक्रमण। तो जल्दी से बताएंगे कि आपको यहां बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, क्या इसमें जूम करने की जरूरत तो नहीं है? फटाफट दीजिए जब आप हाँ नाम है और क्लास में करते हैं शुरुआत नए टॉपिक के साथ। जी वेरी गुड बेटा। हाँ बिल्कुल रावत जी का आंसर सही है कि उर्दू वहां की आधिकारिक भाषा है पाकिस्तान की। बिल्कुल वर्तमान में देखा जाए, और हमने ये भी चर्चा करी कि उर्दू जो है विश्व में देखा जाए तो अपना बोलने की संख्या के आधार पर देखेंगे तो कौन सा स्थान रखती है? ये 10वां स्थान आपके लिए
रखती है। अब बात आती है कि विश्व की जनसंख्या वितरण वृद्धि और जनांकिकी की संक्रमण के आधार पर आपके लिए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, मानव संसाधन के तौर पर देखा जाए तो किसी देश की जो जनसंख्या होती है उसका यहां पर आकलन किया जाता है। जनांकिकी की अगर हम बात करें तो इसमें जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात, ग्रामीण शहर जनसंख्या आदि को इसमें शामिल किया जाता है कि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंग अनुपात कितना है, साक्षरता वगैरह सभी चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। जनसंख्या के समस्त निर्धारक तत्व और उनके परिमाणों का भी यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जनांकिकी के नाम से जानते हैं। जनसंख्या के परिमाणात्मक गुणात्मक पक्षों का अध्ययन व विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। अब बात आती है कि शब्द का प्रयोग की बात की जाए, इसका प्रयोग कैसे किया गया, किसके द्वारा किया गया। अगर उसकी बात करते हैं तो फ्रांसीसी विद्वान थे जिसका नाम था असिले गुडलार्ड के द्वारा 1962 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। विश्व जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो 8,045 मिलियन के आसपास 2023 के आधार पर देखा जाए तो लगभग इतनी जनसंख्या बैठती है। इसी आधार पर देखें तो विकसित देश का क्षेत्र देखा जाए तो वहां पर आप 1,276 मिलियन पाएंगे। इसी तरह अगर आप देखते हैं कम विकसित क्षेत्र या देश का बात करेंगे तो 6,769 मिलियन आएंगे और सबसे कम विकसित देश का क्षेत्र जो है वो आपका 1,151 मिलियन के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं जनसंख्या अगर वितरण की बात की जाए कि जनसंख्या का वितरण किस आधार पर किया जाता है, तो जनसंख्या का वितरण देखा जाए तो विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। भाई उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करेगी क्योंकि पृथ्वी को अगर देखा जाए तो पृथ्वी का भूभाग जो है वो ज्यादातर उत्तरी भाग में ही है, दक्षिणी भाग में भूभाग कम पाया जाता है। इस वजह से 90% जनसंख्या आपकी उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाएगी। जबकि विश्व की 80% जनसंख्या की बात करें तो 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य में ही यह जनसंख्या पाई जाती है, जो आपका लगभग अगर हम ये कह सकते हैं एशिया का जो भाग है वो इसमें आसपास कवर होता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की बात करें तो वर्तमान में पहला स्थान भारत का हो चुका है, लेकिन उससे पहले चीन का स्थान था। चीन का दूसरा स्थान आ गया है, उसके बाद यूएसए, मध्य एशिया और अफ्रीका के उत्तरी भाग इसके अंतर्गत आते हैं, जो 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य आते हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो आपका आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। यहां से डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न आना ही है, ये बिल्कुल क्लियर। सबसे पहले आता है भौगोलिक कारक, कि भौगोलिक कारक जो होती हैं ये सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब भौगोलिक कारक में कौन कौन कारक बनेंगे। जल की उपलब्धता, भाई सबसे पहले मानव के लिए रहने के सबसे मेन कारण क्या होगा, जल होगा। साहब वो अपने लिए रहने की व्यवस्था करेगा तो सबसे पहले प्रभावित क्या करता है, उसको जल करेगा, जल का होना आवश्यक। भू आकृति निर्भर करती है जलवायु और वहां की मृदा, ये मुख्य कारक हैं जो भौगोलिक तौर पर किसी भी जनसंख्या के वितरण को मूलतः प्रभावित करते हैं। इसको आप ऐसे अपने लिए देख लीजिए, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम अपनी बात को ले लें कि भाई मुझे अपने गांव में कहां मकान बनाना चाहिए, किस जगह मकान बनाना चाहिए, तो सबसे पहले यह देखा जाएगा कि जहां मैं रह रहा हूं वहां क्या पानी की उपलब्धता है या नहीं। भाई पानी नहीं होगा, घर कितना भी अच्छा बना लो वो व्यर्थ एरिया होगा। वो आकृति जिस जगह बनाया जा रहा है वो प्लेन भाग है, कैसा भाग है, वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है वो डिपेंड करेगा। और मृदा महत्वपूर्ण निर्भर करता है क्योंकि फसल का निर्भर जो करेगा वो आपकी जलवायु और मृदा के अनुसार आएगा। जबकि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर आता है। इसमें सामाजिक शांति, राजनीतिक अशांति और धार्मिक सांस्कृतिक महत्वपूर्ण तौर पर आएंगे। तो जितने भी सामाजिक तत्व होते हैं वो सभी सामाजिक तत्व के आधार पर हम कहेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक वो सभी के सभी इसके लिए प्रभावित करते हैं।
आर्थिक कारक जो होगा ये भी महत्वपूर्ण कारक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जनसंख्या को प्रभावित करने में मूल कारक जो है वो आपका भौगोलिक कारक होगा, दूसरा आपका सामाजिक कारक होगा, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है देखा जाए जीविका को चलाने की, कि वो आपका आर्थिक कारक होगा। उसमें यह देखा जाएगा खनिज कैसा है, नगरीकरण कैसा है, और उस क्षेत्र में औद्योगिकरण है भी या नहीं है, ये उसके आसपास का क्षेत्र प्रभावित करता है। अन्य बात की अगर बात करें तो बात आती है जनसंख्या घनत्व की, कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर अगर इनका आकलन किया जाए तो हम कैसे करेंगे। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो औसत जनसंख्या घनत्व 62 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के आसपास निकलता है। मतलब पूरे विश्व में अगर हम देखें तो 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, वर्तमान में 62 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। जनसंख्या और भूमि के आकार का अनुपात देखा जाए तो सार्क देशों में सर्वाधिक जन घनत्व जो है वो आपका मालदीव में पाया जाता है, 1802 प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास आता है। सार्क देश का मतलब भारत के पड़ोसी देशों की बात यहां की जा रही है। विश्व में घनी आबादी के क्षेत्र की बात की जाए तो विश्व में घनी आबादी कहां पर है, तो घनी आबादी की बात आएगी तो एशिया का नाम तो भाई पहले नंबर पर आएगा। लेकिन अगर एशिया को भी डिवाइड किया जाए तो उस आधार पर अगर हम देखेंगे तो पहला स्थान आपका पूर्वी एशिया आएगा, फिर दक्षिणी एशिया आएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया आएगा, और दक्षिणी मध्य दक्षिणी एशिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया के आधार पर देखा जाए तो एशिया को इन आधार पर अगर देखेंगे तो सर्वाधिक हम देखेंगे आबादी क्षेत्र जो पाई जाती है वो एशिया में पाई जाती है। और एशिया को अगर दिशाओं के अनुसार बांटा जाए तो इस आधार पर हम उनका क्रम रख सकते हैं। अन्य बात करें तो महान झील प्रदेश का, अटलांटिक तटीय प्रदेश, उत्तरी अमेरिका। महान झील प्रदेश की बात करेंगे जिन्हें हम फिंगर लेक्स के नाम से जानते हैं, ये हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के मध्य में जो 5 झीलें पाई जाती हैं, जो हम ये कहें कि नॉर्थ अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है वो झील है, उस क्षेत्र पर भी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपका पाया जाता है। इसी आधार पर देखेंगे आपका ब्राजील आ जाएगा, अर्जेंटीना आ जाएगा, कोलंबिया, पेरू और वेनेजुएला का मुख्य भाग, दक्षिणी अमेरिका का यह भाग आएगा, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका में सबसे बेहतर तौर पर यह बनती है। नील नदी घाटी का क्षेत्र है वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसमें 4 मुख्य देश पाए जाते हैं और नील नदी 4 देशों से होकर गुजरती है। उन 4 देशों की रीढ़ की हड्डी कहें, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहें तो वो आपकी कौन सी बनती है, नील नदी बनती है। इसी आधार पर पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप मुख्य तौर पर आएगा। सिडनी, मेलबर्न, एडलेड, हम ये कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में भी अगर हम बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में जनसंख्या की आबादी देखी जाए तो घनी आबादी सबसे ज्यादा पाई जाती है अगर पूरी ऑस्ट्रेलिया को लिया जाए। आइए बात को और आगे समझते हैं। भाई इसी बात पर वीडियो अगर पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर हो रहे हैं और ये सभी मैटर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सलाह जरूर दूंगा कि आप ये वाली बुक आप मार्केट से परचेस कर ले। जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है इस बुक में से ही पढ़ाया जा रहा है और इसके हम यहाँ पर आपके साथ व्याख्या कर रहे हैं। और ये सभी कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया लग रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग, और सभी लोग अपने साथियों को कर देंगे शेयर, और प्रश्न की चर्चा यहाँ पर करते हैं। अब आता है जनसंख्या पिरामिड की बात की जाए। पिरामिड की बात करें तो इनको आयु के आधार पर बांटा जाता है। आयु के आधार पर अगर हम देखेंगे तो बाल आयु वर्ग को जो माना गया है वो 0 से 14 वर्ष माना गया है, जो आश्रित वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्रियाशील आयु वर्ग जो मानी गई है वो 15 से 39 वर्ष मानी गई है। प्रौढ़ आयु वर्ग जो माना गया है वो 40 से 60 वर्ष, और आश्रित वर्ग जो आएगा वो आपका 65 वर्ष की आयु को माना गया। मतलब आश्रित वर्ग वह वर्ग है जो दूसरे पर आश्रित है, इसीलिए जो आपकी प्रारंभिक थी बाल आयु, इसको भी आश्रित वर्ग में ही रखा गया, क्योंकि बालक आयु जो होती है वो आश्रित होती है अपने माता पिता या उनके जो पेरेंट्स होते हैं उन पर आश्रित होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाल आयु और 65 वर्ष से अधिक जो आयु है भौगोलिक आधार पर, विश्व के आधार पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उनको हम यहाँ पर आश्रित की कैटेगरी में रखेंगे। जनांक के संक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जनसंख्या के वितरण की बात की जाएगी।
वृद्धि तथा संचलन में बात की जाएगी और स्थानिक विचरणों का भी यहां पर विश्लेषण किया जाएगा। संकल्पना का प्रतिपादन W.S. थॉमस तथा F. नॉस्टीन के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपका संक्रमण जो है, संकल्पना जो है, सबसे पहले किसके द्वारा दी गई। अब इनकी अवस्थाओं को देखा जाए, जो हमने यहां पर बात करी, अगर उनको अवस्थाओं में बांटा जाए विश्व के अनुसार, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली जो अवस्था होती है उसे उच्च जन्म या उच्च मृत्यु दर के आधार पर इसको रखा जाता है। दूसरी अवस्था की बात करें तो जन्म दर उच्च एवं मृत्यु दर क्या है, यहां पर निम्न पाई जाती है। तीसरी अवस्था की अगर हम बात करेंगे तो जन्म मृत्यु दर इसके अंतर्गत कम आएगी। और चौथी अवस्था की बात करेंगे, विकसित समाज की अवस्था इसके तहत आती है। पांचवी अवस्था जो आएगी, विकसित तकनीकी समाज का सूचक जो है वो इसके तहत आता है। तो अवस्थाओं को देखा जाए तो इनकी कितनी अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है, 5 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है, और ये आपसे पूछा जाता है। आगे बात को जरा समझते हैं। आगे अगर हम आएंगे तो जनसंख्या परिवर्तन को देखा जाएगा कि जनसंख्या परिवर्तन किस आधार पर किया जाता है। किसी क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन के घटक क्या होते हैं, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर या प्रवास। ये 3 कारण होते हैं। तो आप कह सकते हैं जनसंख्या के परिवर्तन को, इसको आप वर्तमान में अपने लिए प्रैक्टिकली देख सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जहां आपके दादाजी रहते थे वहां उस घर में आज आप लोग नहीं रहते, 90% जनसंख्या उस घर में नहीं रहती। रीजन क्या हो गया, प्रवास हो गया, वहां से लोगों ने छोड़कर कहीं और जाकर बना लिया। बिल्कुल बेटा, थैंक यू। अब बात आती है शीर्ष जनसंख्या वाले देश कौन कौन से। तो ये बात तो क्लियर है कि भारत का वर्तमान में प्रथम स्थान है, और प्रथम देश की बात करेंगे तो भारत का प्रथम स्थान है, और आपका चीन दूसरे नंबर पर आएगा, यूएसए आएगा, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और आपका मैक्सिको इसके अंतर्गत आता है। तो जनसंख्या में देखेंगे तो जनसंख्या में हम ये कह सकते हैं शीर्ष 10 देश आपके लिए ये है, और पहला स्थान हमारे भारत का है। आइए बात को समझते हैं। अब बात आती है आगे कि अगर इसको और अच्छी तरीके से देखना जाए और बेहतर तरीके से चीजों को समझा जाए तो वो और कौन कौन सी बातें हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। यहां से प्रश्न आपके डायरेक्ट बनते हैं, और प्रश्न यह बनता है कि शीर्ष जनघनत्व वाले 5 देश कौन से हैं 2023 के अनुसार। बिल्कुल करेक्ट आंकड़े लिए गए हैं। जी बेटा, बहुत। अब देखिए शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले 5 देश कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। मकाऊ, मकाऊ में कितना है, 21,403 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मोनाको 18,149 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सिंगापुर 8,377 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। हांगकांग 7,135 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और जिब्राल्टर की बात की जाए तो 4,807 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में इतने लोगों का निवास। जबकि न्यूनतम घनत्व वाले अगर देश की बात की जाए तो उसमें हम मुख्य 3 देशों की बात करना पसंद करेंगे। उसमें एक है आपका ग्रीनलैंड, जिसका सबसे कम आया है 0.14 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा 0.5 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। या हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इतने बच्चे हैं, इतनी जनसंख्या है जितनी ऑस्ट्रेलिया, भारत में एक साल में जितने बच्चों का जन्म होता है उतनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। मंगोलिया की बात करें तो 21.9 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आपकी मंगोलिया की। मातृत्व मृत्यु दर की बात करें, और ये आंकड़े हम 2022-20 के अनुसार हम बात करेंगे, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो सर्वाधिक मृत्यु दर कहां पर है आपकी, दक्षिणी सूडान के अंतर्गत आती।
इसी तरह सबसे कम अगर हम देखेंगे तो वो कहां पर है, बेलारूस। और एशिया में अगर हम बात करेंगे तो उच्चतम जो देखी जाएगी वो आपकी कहां पर आएगी बेटा, नेपाल में आएगी। बिल्कुल याद करने के तरीके हैं बेटा, अभी हम डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये आंकड़े प्रैक्टिस से याद होते हैं। अगर प्रजनन दर की बात करते हैं 2003 की, तो प्रजनन दर अगर पूछी जाएगी तो 2.3 है, और मातृ मृत्यु दर अगर पूछी जाए तो वो आपकी 223 के आसपास आती है। यहां पर देखेंगे तो सर्वाधिक प्रजनन दर की बात करेंगे तो नाइजर के अंतर्गत आती है, जो आपकी 6.7 के आसपास है। और न्यूनतम की बात करेंगे 0.8 है, हांगकांग और चीन के अंतर्गत। लिंग अनुपात अगर देखा जाए तो लिंग अनुपात अगर देखेंगे 102 पर प्रति 100 महिलाओं पर 102 पुरुष आते हैं। ये पूरे विश्व की बात हो रही है, यह चर्चा भारत की नहीं हो रही। भारत को हम अलग से पढ़ेंगे, तब वहां पर हम चर्चा करेंगे भारत की जनसंख्या की। यहां पर जो चर्चा की जा रही है वो पूरे विश्व को लेकर की जा रही है। इसी तरह उच्चतम लिंग अनुपात की बात करेंगे तो 85 है, जो आपका लाटविया के अंतर्गत आती है। और न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करेंगे 311 है, जो संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत है। जनसंख्या वृद्धि वृद्धि संकेंद्रण की अगर हम बात करें तो वर्ष 2000 वर्ष 50 तक आधे से अधिक का संकेंद्रण हो जाएगा। 8 देशों की बात की जाएगी उसमें, जब बात इस टॉपिक की जा रही है। 8 देशों की बात करेंगे तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र है, भारत है, इथियोपिया है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, फिलीपींस और तंजानिया में जनसंख्या वृद्धि संकेंद्रण मुख्य तौर पर 2050 तक यहां पर पर्याप्त हो जाए। आइए आगे बात को समझते हैं। हमने जितनी बातों को समझा, अब बात आती है इनको याद कैसे किया जाए। याद अब हम प्रैक्टिस से करेंगे और प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि तैयारी बेटा सिर्फ प्रैक्टिस से होती है। आपको यहां पर पहले पूरा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, पूरे टॉपिक के जो मेन पॉइंट हैं जिनकी आपको आवश्यकता है, जिनको पढ़ के आपका प्रीलिम्स निकल सकता है, वो पढ़ाने के बाद फिर पिछले वर्ष के सभी प्रश्नों को यहां पर आपके साथ चर्चा की जाती है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे इसी बात पर कि विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के मध्य संकेंद्रित है। मैंने अभी आपको बताया था कि विश्व की अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे तो विश्व की जनसंख्या ज्यादातर कहां है, एशिया में पाई जाती है। और एशिया को हमने 5 भागों में डिवाइड करके समझा था कि पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी मध्य एशिया, इस तरह से हमने उनको 5 भागों में डिवाइड किया था। उस आधार पर हम देखेंगे तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ आना चाहिए, 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ आना चाहिए, या 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ, या 20 डिग्री साउथ से लेकर आपका साउथ 40 डिग्री नॉर्थ के आसपास का जो एरिया है वो इसके अंतर्गत है। भाई विश्व को अगर हम देखते हैं तो विश्व का आकलन आप ऐसे करिए, भाई हमारा जो विश्व है वो यही तो है। भाई हमारा विश्व कहाँ है, भाई ये रहा हमारा विश्व, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं और जिस पर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये रहा भाई आपकी एक दुनिया छोटी सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी। अब यहां पर बात की जा रही है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है। ये रहा, ये आपका विश्व का नक्शा है, थोड़ा जल्दी में बना है। अब यहां पर आप देखें तो आप नोट करेंगे, क्योंकि हमने एक क्लास में पढ़ा था अक्षांश देशांतर, उसको बेहतर तरीके से वहां पर चीजों को समझा था। 20 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ की बात करेंगे तो लगभग लगभग ये वाला हिस्सा आपका लगभग लगभग कवर हो रहा है। लगभग लगभग ये वाला हिस्सा आपका कवर होता है। और ये वाला हिस्सा जब कवर होगा तो ये क्लियर है कि ये क्षेत्र जो आएगा यहां पर विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाएगी। क्योंकि अक्षांश देशांतर के आधार पर अगर हम पृथ्वी को डिवाइड करें तो पृथ्वी का लगभग 90% जनसंख्या जो पाई जाती है वो नॉर्थ में ही पाई जाती है, क्योंकि साउथ में जल भाग ज्यादा पाया जाता है और भूभाग ज्यादा जो पाया जाता है वो आपका कहां पाया जाता है, आपका नॉर्थ में पाया जाता है। तो प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि व्याख्या देखी जाए तो बी बिल्कुल सही आंसर है। विश्व की 50% जनसंख्या की बात करेंगे तो 20 डिग्री नॉर्थ तथा 40 डिग्री
नॉर्थ के मध्य संकेंद्रित है। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मध्य एशिया तथा अफ्रीका के उत्तरी भाग आदि की अधिकांश जनसंख्या जो पाई जाती है वो 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न आपसे है, और प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 2015 में, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकिकी विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। हमने चर्चा करी थी कि कौन कौन से बिंदु हैं इसके अंतर्गत। अब यहां सिर्फ यह पूछा जा रहा है कि कौन इसमें नहीं आएगा। जनसंख्या घनत्व नहीं आना चाहिए, रहन सहन का स्तर नहीं आना चाहिए, लिंग अनुपात नहीं आना चाहिए, या ग्रामीण शहरी जनसंख्या इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर देंगे और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे और फटाफट देंगे आंसर कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही और सटीक आंसर ये हो सकता है। जी जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का रावत जी ने आंसर दिया, बाकी लोग भी ये सभी बच्चे आंसर दें जो इस समय है लाइव। उन्होंने कहा कि सर रहन सहन का स्तर इसके अंतर्गत नहीं आता। बिल्कुल सही बात। यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर जनसंख्या घनत्व आएगा, लिंग अनुपात आएगा, ग्रामीण शहरी जनसंख्या आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो फिलहाल इस चीज का प्रयोग यहां पर नहीं किया जाता। तो यूपी 2015 के प्रश्न का सही आंसर क्या है आपका व्याख्या के अनुसार बी बिल्कुल सही आंसर है। जनसंख्या जनन की विशेषता का हिस्सा रहन सहन नहीं बल्कि उसमें जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात, ग्रामीण शहर की जनसंख्या आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उसके परिणामों को अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत जनसंख्या के परिणात्मक और गुणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। जनांकिकी की अगर हम बात करें तो डेमोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान थे जिनका नाम आप याद रखेंगे, क्या नाम था? असिले गुइलाइड। इन्होंने क्या करा था? इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है बिहार पीसीएस प्री 1999 का यह प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहों में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या मधुमक्खी के छत्ते की भांति संकृतित देखने को मिलती है, संकीर्ण तौर पर जनसंख्या रहती है? क्या ऑप्शन होगा? पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया या पश्चिमोत्तर यूरोप इसके अंतर्गत आएगा। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा, क्योंकि हमने बात करी थी कि विश्व में जनसंख्या घनत्व देखा जाए संकीर्णित तौर पर घन तौर पर जनसंख्या जो रहती है सबसे ज्यादा एशिया में रहती है और एशिया को हमने मुख्य तौर पर 4-5 भागों में डिवाइड करके देखा था। तो जल्दी से बताएंगे कि सही आंसर इसका क्या हो सकता है। ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो सही आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आ गया रावत जी का। सही आंसर है आपका सी, बिल्कुल सही आंसर। देखिए अगर बात करें तो सही से सटीक बात की जाए, अगर इसको थोड़ा हम हट जाएं तो फिलहाल प्रश्न के अनुसार तो देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी एशिया होगा। बिल्कुल दक्षिण पूर्वी एशिया इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। भाई दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करेंगे तो इसमें आप भारत को पाएंगे, भारत इसमें आ जाएगा, पाकिस्तान इसमें आ जाएगा, आपका बांग्लादेश इसमें आ जाएगा। तो ये मुख्य देश है जो इसके अंतर्गत आएंगे जो मुख्य तौर पर देखा जाए। श्रीलंका इसके अंतर्गत आ जाएगा, नेपाल इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उन सभी देशों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो फिलहाल प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका क्या रहेगा? सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आइए बात को जरा समझ लेते हैं, अब व्याख्या भी देख लेते हैं। तो व्याख्या के भी बिल्कुल सटीक बताया कि आंसर क्या होगा? सी होगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया समूह में विश्व की 2/3 जनसंख्या का संकेंद्रण मधुमक्खी के छत्ते की भांति देखने को मिलता है। पूर्वी एशिया में बात करेंगे तो आपका चीन आ जाएगा, जापान आ जाएगा, ताइवान आ जाएगा, दक्षिण कोरिया, हांगकांग आदि देश आते हैं। जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया की जब मैं बात कर रहा हूं तो दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आए आपके? देखिए भारत आ गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल मुख्य तौर पर आते हैं। जबकि बात की जाए इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया में देखा जाए तो विश्व की घनी जनसंख्या वाले निवास करती है और विश्व की 2 सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में बात करें चीन और भारत का दक्षिण पूर्वी एशिया में
मुख्य स्थान आता है। इसी तरह पश्चिमोत्तर यूरोप सर्वाधिक घना बसा क्षेत्र है, परंतु विश्व की जनसंख्या की 2/3 आबादी दक्षिण पूर्वी एशिया में निवास करती है। और किसी भी क्षेत्र में घनी बसावट के अनेक कारण होते हैं। एक तो वहां की उपजाऊ मिट्टी मुख्य कारण होती है, स्वास्थ्य वर्ध जलवायु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक होती है, वर्षा की अनुकूलता निर्भर करती है, प्राकृतिक घटनाओं का कम संभावना आदि भी मुख्य कारण आता है, जिसकी वजह से जनसंख्या इस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। तो फिलहाल प्रश्न का सही आंसर क्या है आपका? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। आईएएस प्री 2001 में यह प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न कह रहा है कि नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने के प्राथमिक कारण हैं। तो कौन से प्राथमिक कारण इसके अंतर्गत आएंगे? तो जल्दी से बताएंगे इसके प्राथमिक कारण क्या हो सकते? सघन कृषि हो सकती है, औद्योगिकरण होना चाहिए, नगरीकरण होना चाहिए, ये स्थलाकृति बाधाएं इसके अंतर्गत आएंगी। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से फटाफट देंगे। देखिए, जनसंख्या घनत्व होने का मुख्य कारण की बात की जाए तो सबसे मेन कारण जो बनता है वो आपका भौगोलिक कारण सबसे मेन कारण रहेगा। तो भौगोलिक कारण की बात करें तो उसमें अगर हम देखेंगे तो भौगोलिक कारण में सबसे सटीक जो बैठ रहा है वो सघन कृषि इसके अंतर्गत आएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? ए आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा आपका? अभी बेटा सभी आंकड़े आएंगे, आंकड़ों पे भी चर्चा करेंगे। अभी हम सामान्य प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ए आंसर। नील घाटी तथा जावा द्वीप के उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण क्या है? सघन कृषि इसका मुख्य कारण। प्राचीन काल से नदियों को मनुष्य प्राणियों का पालना कहा गया है। नदियों द्वारा उपजाऊ भूमि का निर्माण, सिंचाई, पेयजल की प्राप्ति, आवागमन की व्यवस्था, बिजली उत्पादन और मत्स्य पालन आदि की सुविधाएं क्या की जाती हैं? प्रदान की जाती है, जो मानव को बसाव हेतु देखा जाए आकर्षित करती है। यही कारण है कि नील घाटी और जावा द्वीप में जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है वो अधिक पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है। आईएएस प्री 2003 और यूपीपीसीएस प्री 1996 में यह प्रश्न पूछा गया कि निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? किसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। मैंने अभी आपको शीर्ष 10 देशों के बारे में चर्चा करी थी और वो चर्चा जो करी थी उस चर्चा के आधार पर आप बताएंगे, क्योंकि प्रश्न ये 2003 और 1996 में पूछा गया था, उसके अनुसार बात करेंगे और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान या आपका सूडान होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही और सटीक आंसर क्या होगा? जी देखिए, अगर हम बात करते हैं तो बात पहले इस प्रश्न के अनुसार करते हैं। अगर यहां पर आंकड़े देखे जाए तो आपका सही आंसर प्रश्न का बनेगा इंडोनेशिया। लेकिन वर्तमान में इसकी कंडीशन देखी जाए तो ये 5वें स्थान पर है। वर्तमान में कौन से स्थान पर आ गया है? ये 5वें स्थान पर है, क्योंकि हम 5-10 देशों के क्रम को जरूर याद रखेंगे। वो प्रश्न कहीं से भी उठाए जा सकते हैं, टॉप 4, बीच के 4 या लास्ट 4 से कहीं से भी देशों को उठाकर आपसे पूछा जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ प्रश्न का आंसर तो बिल्कुल यही है, लेकिन अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भाई आपका स्थान भारत में स्थान है। तो आपका आंसर क्या है इस प्रश्न का? ए। तो दिए गए देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इंडोनेशिया की है। जनसंख्या पर इंडोनेशिया विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश और यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितनी है? इतनी बैठती है। यहाँ विश्व की 3.5% जनसंख्या निवास करती है और यहाँ का घनत्व कितना है? 153 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में इतने व्यक्ति क्या करते हैं? यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ 59.1% शहरी आबादी रहती है। जापान को विश्व में वृद्धों का देश कहा जाता है। यहाँ 23% से अधिक जनसंख्या क्या है? वृद्ध है। जबकि दक्षिणी सूडान की आबादी 1 करोड़ 10 लाख है। पाकिस्तान में 24 करोड़ की आबादी है और जापान की आबादी लगभग 12.3 करोड़ के आसपास बैठती है। वर्तमान जुलाई 2003 के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों में भारत है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील का छठा स्थान आता है। ठीक, तो ये जो आपको मैंने टॉप 10 देश बताए थे उनको जरूर याद करेंगे। फिलहाल प्रश्न का आंसर जो होगा प्रश्न के अनुसार आपका ए आंसर होगा, वर्तमान के अनुसार भारत होगा। दक्षिण एशिया में
वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? क्योंकि दक्षिण एशिया में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका। और प्रश्न भी कब पूछा गया है? 2013 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही सटीक आंसर क्या हो सकता है? जी जल्दी से आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहां पर प्रश्न के अनुसार अगर हम चलेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि श्रीलंका इसका सही आंसर होगा। श्रीलंका में देखा जाए तो श्रीलंका में अगर पूरा एक अनुपात निकाला जाए तो लगभग 12% लोग कैसे पाए जा रहे हैं? यहाँ पर वृद्ध पाए जाते हैं। जबकि भूटान की अगर हम बात करते हैं, भूटान एक छोटा सा देश है, ठीक है ना, और यहां पर अगर देखा जाए वृद्धों का परसेंटेज देखा जाए तो वो लगभग 6% के आसपास आता है। भारत का दूसरा पड़ोसी देश आपका नेपाल है, यहाँ पर लगभग हम ये कहेंगे यहाँ भी लगभग 6% के आसपास ही यहाँ पर बैठती है, 6 या 7% के आसपास। भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत में भी लगभग 7% के आसपास पाई जाती है। लेकिन पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं, पूरे विश्व में अगर देखा जाए कि सर्वाधिक वृद्ध व्यक्ति कहां पाए जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि विश्व में सर्वाधिक वृद्धि के तौर पर जापान का नाम आता है। और जापान में लगभग 30% लोग जो पाए जाते हैं, वृद्ध पाए जाते हैं, जो वर्तमान के अनुसार। जबकि दूसरा देश भी हमें याद होना चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 देशों के नाम हर आंकड़ों में याद होने आवश्यक हैं। और दूसरा स्थान जो आता है, दूसरा स्थान आपका इटली का आता है। और इटली को वर्तमान में देखा जाए तो उसमें 24% जनसंख्या जो है वो वृद्ध जनसंख्या निवास करती है। तो प्रश्न का सही आंसर फिलहाल आपका क्या रहेगा? डी रहेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में श्रीलंका में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला देश है, जिनमें 65% से अधिक आयु वालों की जनसंख्या कितनी है? 12% मानी गई। भूटान में 6%, भारत में 7%, नेपाल में भी 7%, हाँ पाकिस्तान में लगभग 4% है। विश्व में सर्वाधिक वृद्ध अनुपात की बात करेंगे तो जापान का प्रथम स्थान है और आपका इटली का 24 जो दूसरा स्थान आता है। प्रश्न है आपके सामने यूपी पीसीएस प्री 1998 का ये प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है, कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, स्वीडन। 1998 का प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? जी फटाफट देखिए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, फटाफट आंसर दें बेटा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। जी क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 7। तो देखिए 1998 के अनुसार अगर देखा जाए तो न्यूनतम प्रजनन दर जो पाई गई वो कहां है? आपकी इटली। इटली में अगर हम देखेंगे तो इटली में लगभग 1.3 प्रति महिला, 1.3 प्रति महिला न्यूनतम पाई जाती है। जबकि अन्य देशों की अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1.6 के आसपास आती है। स्वीडन की बात की जाए तो स्वीडन में लगभग 1.7 के आसपास आती है। और आपका फ्रांस जो है, फ्रांस में लगभग 1.8 के आसपास आती है। तो यहां पर अगर आंकड़ों को देखेंगे तो आंकड़ों में इटली का स्थान सबसे कम आता है। तो फिलहाल सही आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो व्याख्या में देखा जाए तो सी बिल्कुल सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या विभाग के अनुसार इटली की प्रजनन दर जो है 1.3 प्रति महिला न्यूनतम पाई गई है। ऑस्ट्रेलिया की प्रजनन दर 1.6 प्रति महिला है, जबकि स्वीडन में 1.7 और फ्रांस में 1.8 के आसपास। भारत की देखी जाए तो भारत में लगभग 2 आती है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कहा जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन व्यवस्था की एजेंसी है। ये प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं कि ये किसके अंडर में काम करते हैं। तो ये किसके अंडर में काम करते हैं, यहाँ क्लियर हो है। इसे कब बनाया गया था? ये ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था 1967 में।
और इसका परिचालन जो किया गया 1969 में शुरू किया गया। 1987 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष इसको प्रॉपर तौर पर नाम दिया गया। तो प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आंसर आपका सी आंसर है। यूपी पीसीएस मेंस 2008 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न कह रहा है एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु संख्या अधिक देखी जा रही है। चर्चा 2008 में की गई थी, प्रश्न की चर्चा हम जरूर करेंगे। बहरीन, इजराइल, जापान या सिंगापुर होगा। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। जी जल्दी से दें। फटाफट दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 8। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या आया, जापान। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। आइए बात को जरा समझ लेते हैं। तो व्याख्या में देखेंगे सी बिल्कुल सही आंसर है कि जापान में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु जनसंख्या अधिक देखी जा रही है। जापान एक विकसित देश और नगरीकरण का स्तर ऊंचा है, फिर भी उच्च मृत्यु दर पाए जाने का मुख्य कारण क्या है, वृद्ध लोगों की संख्या का उच्च होना, क्योंकि यहां पर 30% वृद्ध लोग पाए जाते हैं। विवाह तथा संतान उत्पन्न करने में कम रुचि लेना, अपने व्यवसायिक और व्यस्त दिनचर्या की वजह से जन्म दर का अनुपात मृत्यु दर काफी कम होना, जबकि पिछड़े देशों में उच्च मृत्यु दर का कारण अशिक्षितता, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, कुपोषण आदि कारण हो सकते हैं। बहरीन, इजराइल, सिंगापुर उच्च आय क्षमता वाले देशों में अपना स्थान रखते हैं। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। और प्रश्न अगला कह रहा है जो आपका उत्तराखंड पीसीएस प्री 2008 में आपसे पूछा गया। एशिया के निम्नलिखित देशों में किस देश में जन्म दर सबसे कम है। यहां आपसे जन्म दर पूछी जा रही है कि जन्म दर सबसे कम कहां पर है। नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है या आपका मालदीव इसका हिस्सा होगा। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है कि यहां पर जन्म दर सबसे कम है। फटाफट दीजिए आंसर कि प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहां देखा जाए तो आपका मालदीव जो है, मालदीव में जन्म दर क्या है, यहां पर सबसे कम पाई जाती है। और यहां पर अगर जन्म दर देखी जाए तो 12.61 प्रति हजार के आसपास पाई जाती है। तो एशिया देशों में सबसे कम जन्म दर जो पाई जाती है मालदीव। यहाँ जन्म दर औसत देखिए कितना है, 12.61 जन्म प्रति हजार वर्ष 2020 के अनुसार। 2020 के अनुसार नेपाल की औसत जन्म दर देखी जाए तो 22.17 जन्म प्रति हजार, मतलब प्रति 1000 की बात हो रही है। भूटान की बात करें 2020 के आंकड़ों के अनुसार तो यहाँ पर 16.11, जबकि श्रीलंका का जन्म दर जो है वो लगभग 16.78 प्रति हजार जन्म के आधार पर आता है। यूपी पीसीएस मेंस 2007 का यह प्रश्न आपसे बनता है कि निम्नलिखित देशों में किस में प्रजनन दर उच्चतम है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान। 2007 के अनुसार बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जी जल्दी से बताएं। जी जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर। देखिए अगर पूरे इन आंकड़ों के अनुसार चले तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका क्या है, अफगानिस्तान। वो क्या है आपका, अफगानिस्तान। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वर्तमान में अफगानिस्तान की जो आपकी प्रजनन दर जो बनती है वो लगभग 4.4 के आसपास आती है। लेकिन जब ये प्रश्न 2007 में पूछा गया था उस समय देखेंगे तो उस समय 6.17 के आसपास लगभग बैठती है। अगर अन्य की अगर हम बात करते हैं, बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं कि बांग्लादेश में प्रजनन दर लगभग क्या बैठेगी तो वो आपकी 1.9 के आसपास आती है। जबकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का प्रजनन दर जो बैठेगा वो लगभग 3.3 के आसपास है। और आपका भारत का प्रजनन दर अभी हमने देखा था लगभग 2 के आसपास निकल कर आता है। तो ये भारत का है। तो फिलहाल प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका, ए आंसर। अच्छा बात अब आती है कि पूरे विश्व में देखा जाए 2023 के अनुसार, 2023 के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रजनन दर कहां की है। तो पहले नंबर पर आपका नाइजर आता है। नाइजर वर्तमान में देखा जाए 2023 के अनुसार
तो सबसे ज्यादा प्रजनन दर कहाँ की है? नाइजर की है, जो लगभग कितनी बैठती है? 6.7 के आसपास बैठती है। हम ये कह सकते हैं जो कभी अफगानिस्तान की थी वो अब नाइजर की है। तो फिलहाल प्रश्न का सही आंसर क्या है आपका? ए, कि प्रश्न काल के अनुसार देखा जाए तो उस समय अफगानिस्तान है और 2023 में अफगानिस्तान की प्रजनन दर 4.4 है और ऑप्शन के अनुसार भी वर्तमान में यही आंसर है। बांग्लादेश की ये है और ये है, और वर्तमान में देखा जाए तो आपके नाइजर का स्थान प्रथम स्थान पर आता है। यूपी पीसीएस मेंस 2011 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक अनुकूल लिंग अनुपात वाला है? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड या फिनलैंड इसके अंतर्गत आएगा? तो जल्दी से बताएंगे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? जल्दी से आंसर देंगे कि प्रश्न का सही आंसर ये वाला ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे बेटा एक बार, और सही आंसर जरूर बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर आया डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर फिनलैंड, बिल्कुल राइट और सटीक आंसर। चलिए आइए बात को जरा समझते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा आपने, डी बिल्कुल राइट आंसर। तो फिनलैंड सर्वाधिक अनुकूल लिंग अनुपात है, 103 महिलाओं पर प्रति 100 पुरुष वाला देश है। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार विकल्पों में सर्वाधिक लिंग अनुपात स्वीडन का था जो 106 था, जबकि उसके बाद अगर देखा तो नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड का स्थान प्रॉपर तौर पर आता है ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न आपसे बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री 2004 में पूछा गया और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? बांग्लादेश है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, आपका पाकिस्तान है। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या है? जल्दी से फटाफट आंसर। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र। तो देखिए अगर है ऑप्शन की बात करें और वर्तमान की बात करें तो इसमें हम ये कहेंगे कि प्रथम देश जो सबसे बड़ा इस्लामिक देश माना जाएगा ऑप्शन में, वो कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर आता है, जबकि सेकंड नंबर पर आपका पाकिस्तान आता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर। भाई इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया की प्रॉपर जनसंख्या की बात की जाए तो 27.76 करोड़ जनसंख्या यहां पाई जाती है। और इतनी करोड़ जनसंख्या की बात करें तो इसकी जो कुल आबादी है, उस कुल आबादी में हम देखें तो 23% जो है धर्म के लोग जो हैं इस्लामी अनुयायी माने जाते हैं। यहाँ पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव बहुत बेहतर तरीके से स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। ठीक, यहाँ पर रामलीला आज भी बनाई जाती है। तो यहाँ का फिलहाल सही आंसर क्या है आपका? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो व्याख्या की बात करेंगे तो सी जनसंख्या की दृष्टि विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र क्या है आपका? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कुल जनसंख्या 2023 के अनुसार देखेंगे तो 27.76 करोड़ है और इस देश पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव काफी प्रभाव हुआ है। विश्व की कुल आबादी की बात करेंगे तो 23% इस्लाम धर्म यहाँ अनुयायी के तौर पर पाए जाते हैं। मुस्लिम जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश पाकिस्तान है, जबकि तीसरे भारत और चौथे स्थान पर बांग्लादेश आता है। मिस्र मुस्लिम आबादी की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। देखिए भारत को भी देखिए, भारत का स्थान कौन सा है? भारत का आपका तीसरे स्थान पर आता है। तो प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जे भाई? इंडोनेशिया। आइए यूपी पीसीएस प्री 2015 का यह प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यवसायिक ढांचे को व्यवस्थित करता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है देश में रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या, कार्यरत जनसंख्या का आकार, विभिन्न व्यवसायों में कार्य कर जनसंख्या का वितरण, या विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वह ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक बैठेगा? जल्दी से बताएं। हमने जनसंख्या को जब पढ़ा तो उसको आयु के अनुसार बांटा था।
आयु के अनुसार जब बांटा था तो 0 से 14 वर्ष, इस आधार पर 14 से 18 वर्ष, 18 15 वर्ष, 30 वर्ष, इस तरह से इनको डिवाइड करा था। 39 वर्ष, 39 से 60, 65 वर्ष, बहुत तरीके से इनको डिवाइड करा था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, जे जी का आंसर आया, रावत का आंसर आया सी। विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण जो है वो इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल राइट आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर है कि सही आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो बिल्कुल राइट आंसर बेटा आपने दिया सी, कि विभिन्न व्यवसायों के कार्यकारी जनसंख्या के वितरण जनसंख्या व्यवसायी ढांचे को क्या करता है, व्यक्त करता है। कार्यकारी जनसंख्या की बात करें तो 15 से 64 वर्ष के व्यक्तियों को रखा जाता है, जिसमें 15 से 39 को सर्वाधिक क्रियाशील आयु वर्ग में रखा जाता है। 40 से 60 वाली को पूर्ण आयु वर्ग में रखा जाता है, और पूर्ण आयु अत्यधिक संचरणशील होता है और उनके ऊपर अपने बच्चों की जिम्मेदारी और माता पिता की सेवा का दायित्व बना होता है। इसलिए इसका सही आंसर जो बना वो आंसर क्या है आपका, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। यूपी पीसीएस प्री 2013 का ये प्रश्न है। प्रश्न बनता है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। आश्रित आबादी, जो दूसरों पर हो आश्रित, ऐसी आबादी को आश्रित आबादी कहा जाता है। तो इसमें अगर हम कहेंगे तो आश्रित क्या होगा भाई, 0 से 14 वर्ष को भी इसमें रखा जाएगा, और 65 प्लस वर्ष के जो लोग होंगे उनको भी आश्रित के तौर पर रखा जाता है। तो माता पिता भी भाई क्या हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, और बच्चे भी क्या होते हैं, उस समय आश्रित होते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है, आप कभी इन पर आश्रित थे, आज ये आप पर आश्रित है। तो ये परंपरा है, इसको निभाएंगे और अगले प्रश्न पर आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है आपका डी। जनसंख्या के पिरामिड बाल आयु की बात करें तो 0 से 4 वर्ष को आश्रित वर्ग में रखा जाता है। इसी तरह 65 वर्ष से ऊपर वालों को भी आश्रित वर्ग रखा जाता है, देखभाल के आधार पर रखा जाता है। चैंड वर्ग के अनुसार पूरी जनसंख्या का 40% से अधिक जनसंख्या बाल आयु वर्ग में है, तो उस जनसंख्या को प्रगतिशील माना जाता है। ये पूर्व कार्य बल होता है, और ये वर्ग आर्थिक रूप से अनुपातिक होता है। 15 से 39 आयु के वर्ग को सर्वाधिक क्रियाशील, सशक्त और आर्थिक रूप से उत्पादक माना जाता है। 15 से 64 समूह को कार्यशील होता है, और 65 से अधिक ऊपर वालों को सुषुप्त जनसंख्या के आधार पर कह सकते हैं, और इसकी में भी 8% तक रहना प्रगतिशील के तौर पर इनको माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो गया आपका, डी आंसर बिल्कुल सही आंसर। बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने, यूपी पीसीएस प्री 2015 का यह प्रश्न कह रहा है कि चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई। कारण क्या है, एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उसकी प्रजनन दर में कमी आई है। अब जरा इन स्टेटमेंट को पढ़कर आप ये बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है कि सही और सटीक बैठेगा। ए बी सी डी को जल्दी से बताएं। जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 15। देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो बिल्कुल सही आंसर है कि ए आर दोनों सही है, और इसकी बिल्कुल सही व्याख्या की। अब देखिए बात को अगर करें चीन की, अगर हम बात करें तो चीन की जनसंख्या पूरे विश्व में अगर देखी जाए तो लगभग 17% के आसपास जनसंख्या पूरे विश्व की पाई जाती है, जो चीन की है। 1979 में एक कानून आया चीन में, और जिसमें तीव्र जनसंख्या को रोकने के लिए कानून बनाया गया, एक बच्चा नीति लागू की। एक बच्चा नीति लागू जो की गई वो किस, एक बच्चा नीति लागू की गई थी कब, 1979। लेकिन फिर इसको कुछ समय के बाद समाप्त किया गया। कहा जाए कि वर्तमान में 2016 में इसको समाप्त कर दिया गया, और 2016 में समाप्त कर इसको फिर 2 बच्चा नीति के तहत इसको लागू किया गया। लेकिन 2 बच्चा नीति को लागू तो किया गया, लेकिन उसके बाद ये सकारात्मक रूप से लागू नहीं की गई। तो हम ये कहेंगे कि इसका सही कारण जो बनेगा वो कारण इसका ए रहेगा, क्योंकि ये लंबे समय तक बनी रही, और इसको जब लागू किया गया तो ये सकारात्मक रूप से सही परिणाम नहीं दे पाई। तो सही आंसर जो बनेगा वो व्याख्या, कथन और कारण पूरी तरह से प्रॉपर सही आंसर बनते हैं। आंसर बिल्कुल आपका ए है, ए आर दोनों सही, और इसकी व्याख्या भी करता है। विश्व की जनसंख्या की बात करेंगे
तो 17.72% है, जबकि भारत की जनसंख्या का जो परसेंटेज देखा जाएगा निवास आधार पर वो 17.6% के आसपास बैठता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन की जनसंख्या 1.25 अरब है और भारत की 1.4 अरब है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चीन जनसंख्या नाटकीय रूप से धीमी पड़ी है। देखिए, मैंने बताया कि 1979 में एक बच्चे नीति को लागू किया गया और 2003 में 2 बच्चे नीति को लागू किया गया, लेकिन इसके परिणाम सकारात्मक नहीं हो पाए और इस कारण चीन की एक बच्चे नीति को प्रजनन दर में कमी लाने में मुख्य कारण माना गया। तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो आंसर आपका ए रहेगा। मैं मानता हूं आज हमने काफी बेहतर चीजों को क्लियर करा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए हैं आज की क्लास में। क्लास कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट जरूर देंगे और अपने इस बुक को जरूर अपने पास रखेंगे, क्योंकि ये बुक आपको जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है वो सब इसी बुक के द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों की यहाँ पर की जा रही है व्याख्या। तो फिर कल मिलते हैं। बुक को जरूर परचेस करेंगे अपने नजदीक के बुक स्टोर से। क्लास कैसी लगी अपने विचार जरूर रखें। चलिए, धन्यवाद।